दोस्तों, हाल ही में मैंने एक जबरदस्त मूवी देखी है जिसका नाम है वाइफ ऑफ। इस मूवी की IMDb रेटिंग अभी नहीं शो होगी, लेकिन मूवी एकदम जबरदस्त है। इसीलिए यह मूवी फुल ऑफ सस्पेंस से भरी पड़ी है और शुरू के 2 मिनट गुजरने के बाद ही अपने डायरेक्शन में आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। इस मूवी की शुरुआत को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है समय। चैप्टर 1 की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है अवनी। अब अवनी रात को पैदल चलते चलते एक रेड लाइट एरिया में जाकर रुक जाती है, जहां अक्सर प्रोस्टिट्यूट्स खड़ी होती हैं। वहां जाकर वह अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन ऑफ करने लगती है, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स किया करती हैं। इस बीच उसको देखकर एक आदमी उसके पास आता है और उससे पैसे के बारे में पूछता है, तो अवनी उससे कहती है 50,000। यह रकम सुनते ही वह आदमी कहता है, पागल हो गई हो क्या? इतना पैसा भी कोई लेता है क्या? इतने में तो 10 लड़कियां आ जाएंगी। खैर, इसके बाद एक के बाद एक कई लोग आते हैं, लेकिन अवनी सभी को 50,000 से 1 लाख रुपए बोलती है, वो भी 1 घंटे के लिए। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अवनी अपने कस्टमर्स को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रही हो कि उसे किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं। अब थोड़ी देर बाद एक लड़का वहां आकर अवनी से पैसे के बारे में पूछता है, तो अवनी उससे कहती है 1,000। वो लड़का कहता है 1 घंटे के 1,000? तो अवनी कहती है नहीं, पूरी रात के 1,000 हैं। यह सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है, क्योंकि प्राइस उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम था। अब अवनी उसके साथ उसके रूम पर पहुंच जाती है, लेकिन पावर कट होने की वजह से वो लड़का उससे कहता है, चलो लाइट आने तक थोड़ा इंतजार करते हैं, मैं कैंडल्स जला लेता हूँ। इस बीच वो लड़का उससे पूछता है, तुम्हारी जैसी लड़की इस फील्ड में है? ये सुनकर मैं हैरान हूँ, ऊपर से तुमने सिर्फ 1,000 रुपए ही मांगे। ये चीज मुझे अजीब लगी। वैसे तो हर लड़की की कोई ना कोई मजबूरी होती है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इस फील्ड में क्यों आई? अब अवनी यह सुनकर उसे अपनी कहानी बताने लगती है और सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि एक दिन जब अवनी अपने कमरे में होती है, तो अवनी के कुछ फ्रेंड्स उसके घर आकर उसे एक शॉकिंग वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो में अवनी अपनी दूसरी फ्रेंड का गला दबाकर मार रही होती है। अब अवनी यह वीडियो देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपने फ्रेंड्स से पूछती है, यह वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं, हमें यह वीडियो तुम्हारे इंस्टाग्राम ID से मिला है। अवनी अपने फ्रेंड्स को समझाती है कि जैसा वीडियो में दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इतने में वहां पुलिस आ जाती है। अवनी फौरन जाकर कहीं छुप जाती है। अब पुलिस उसे इधर उधर ढूंढती है, तो बाकी फ्रेंड्स पुलिस से कह देते हैं कि अवनी 2 दिन से बाहर है और वापस नहीं आई है, हम लोग खुद उसे ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर पुलिस वाला अवनी का फोन नंबर मांगकर उस पर कॉल करता है, जिसकी रिंग की आवाज उसी रूम से आने लगती है। यह देखकर पुलिस वाला समझ जाता है कि अवनी के फ्रेंड्स झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वह उनसे अवनी को बाहर लाने को कहता है। लेकिन इतने में अचानक अवनी खुद एक चाकू लेकर पुलिस वाले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, और तभी स्क्रीन पर लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड। यानी अब हमें पता चलता है कि अवनी असल में एक शॉर्ट मूवी में एक्टिंग कर रही थी और यह सब उसी वेब सीरीज का पार्ट था। फिर हम देखते हैं उस मूवी के डायरेक्टर को, जिसका नाम होता है अभी। अब अभी उससे कहता है, देखो एक एपिसोड में तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब बाकी एपिसोड्स एडिट हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें पूरी मूवी एक साथ दिखा दूंगा। फिर अवनी इसके लिए मान जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले अभी उसे एक लेटर देते हुए कहता है, यह लेटर इसी काम को लेकर है, जब वक्त मिले तो पढ़ लेना। फिर जब अवनी घर जाकर उस लेटर को पढ़ती है, तो उस लेटर में हम उन दोनों के बारे में जान पाते हैं। असल में अभी जब हैदराबाद आकर अपने काम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो उसे अपनी कॉलोनी में अवनी दिखी। उसे देखते ही अभी उससे प्यार करने लगा। फिर जैसे तैसे दोनों की बात शुरू हुई, तो अभी ने उसे बताया कि मैं एक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और उसी के लिए काम में लगा हूँ। वहीं अवनी कहती है, मुझे भी एक्टिंग का शौक है, लेकिन आज तक मुझे कोई काम नहीं मिला। तो यह सुनकर अभी उससे कहता है, एक काम करो, मेरे पास कास्ट के लिए बजट नहीं है, इसलिए तुम मेरी शॉर्ट मूवी में काम करो, इससे मुझे और तुम्हें दोनों को एक ब्रेक मिल जाएगा। तो इस तरह अवनी इस काम के लिए मान जाती है और फिर दोनों इस काम के जरिए एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और ये सब बातें लेटर में लिखते हुए अभी अवनी को प्रपोज कर देता है। अवनी भी अभी को कहीं ना कहीं पसंद करती थी, इसीलिए वो उसको मैसेज करके कल कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। अभी समय पर पहुंचकर उसका वेट करने लगता है और मन ही मन बहुत खुश होता है कि अवनी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद जब वो रिंग देकर अवनी को प्रपोज करने ही वाला होता है, तभी अवनी उसे अपनी शादी का कार्ड दिखा देती है और कहती है कि ठीक 10 दिन बाद मेरी शादी है। यह सुनते ही अभी का दिल टूट जाता है। अब अवनी उससे कहती है कि इस छोटे से समय में मैं भी तुम्हें
तुम्हें लाइक करने लगी थी, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे लेटर दिया उससे पहले ही मेरी शादी तय हो गई थी। अब अभी उससे पूछता है कि अगर तुम मुझे लाइक करती हो तो दूसरे लड़के से कैसे शादी कर सकती हो। तो अवनी उसे इसका रीजन बताती है। असल में बचपन में ही अवनी की माँ की डेथ हो गई थी, तो अवनी के फादर ने ही उसको अकेले पाला और कभी भी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर कुछ साल पहले जब अवनी के फादर को हार्ट अटैक आया तो डॉक्टर ने अवनी को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पिताजी की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है बेटा, इसलिए उनका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो तुम जाओ और 2.5 लाख काउंटर पर जमा करवा दो। अब यह सुनते ही अवनी फौरन अपने घर जाकर अपने सभी गहने और जेवर बेच देती है, लेकिन उससे उसे 2 लाख ही मिलते हैं। पर फिर भी वह उन पैसों को जमा कराने काउंटर पर चली जाती है, लेकिन वहां मौजूद कैशियर उससे कहती है कि अरे मैडम, सर ने कहा था 2.5 लाख के लिए, इसमें अभी भी कम है। यह सुनकर अवनी उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं 50,000 कुछ ही दिनों में दे दूंगी, लेकिन आप ऑपरेशन शुरू करवाइए। लेकिन हॉस्पिटल वाले नहीं मानते और उसे पूरा बिल देने को बोलते हैं। इसीलिए मजबूरन अपने चाचा और दूर के मामा को वह फोन करती है, लेकिन चाचा कोई ठीक जवाब नहीं देते और मामा का फोन नहीं लगता। इसके बाद वह अपने फ्रेंड्स को भी फोन करके हेल्प मांगती है, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता। अब अवनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह अपने पिता को कैसे बचाए, और इसीलिए वह वहीं सड़क पर बैठकर रोने लगती है। अब शाम से रात हो जाती है और अवनी नोटिस करती है कि जिस जगह पर वह बैठी है वहां कई औरतें और लड़कियां आकर प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही हैं। यह देखकर अब अवनी सोचती है कि जिस पिता ने उसे जिंदगी दी, पाल पोस कर बड़ा किया, आज उस पिता की जान बचाने के लिए उसे भी यह काम करना होगा। इसीलिए अब वो भी अपना फोन निकालकर उसकी टॉर्च को ऑन ऑफ करने लगती है। तभी एक आदमी अवनी के पास आकर रेट पूछता है, तो अवनी उससे कहती है 50,000। यह सुनकर वह आदमी कहता है, अरे इतने में तो काफी सारी लड़कियां आ जाएंगी। तो अवनी कहती है, भैया एक काम करो, मैं 10 दिन और रात रोज आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे 50,000 चाहिए होंगे। यह सुनकर वह आदमी शॉक्ड रह जाता है कि 50,000 में 10 दिन और वो भी दिन रात। तो वह आदमी इसके लिए मान जाता है और उसे साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही अवनी उसकी बाइक पर बैठने वाली होती है, तभी अवनी को उसके मामा का फोन आता है, जो उससे कहता है, बेटा मुझे शाम को तुम्हारे पिताजी के बारे में पता चला, तुम फिक्र मत करो, मुझे हॉस्पिटल से पैसे के बारे में पता चल गया है, मैं 50,000 रुपए लेकर आया हूँ। अब यह सुनते ही अवनी को राहत मिलती है और वो पैसे उस आदमी को वापस लौटा देती है। खैर, अब सब कुछ हो जाने के बाद उसका मामा अवनी से बस एक ही रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बेटे राम से शादी कर ले। अब अवनी सोचती है कि बुरे समय में मेरे मामा ने मेरी मदद की और राम को वह खुद बचपन से ही पसंद करती थी, इसीलिए वह इस शादी के लिए हाँ कह देती है। यही वजह होती है कि अब अवनी की शादी राम से होने जा रही है। अब अभी यह सुनकर बहुत दुखी होता है और उसका दिल टूट जाता है। वहीं 10 दिन बाद हम देखते हैं कि अब अवनी और राम की शादी भी हो जाती है। अब शादी होने के 1 हफ्ते बाद भी राम अवनी के करीब नहीं आता, तो अवनी सोचती है कि शायद काम और तबीयत की वजह से राम उसको समय नहीं दे रहा। लेकिन फिर कुछ और दिन गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि आधी रात को राम अपनी नींद से जागकर चोरी चुपके अपने कमरे से बाहर आता है और दरवाजा ओपन करके अपनी गर्लफ्रेंड को अंदर बुलाकर उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद जब अवनी अपनी नींद से जागती है तो राम उसके पास मौजूद नहीं होता। फिर वह हॉल में जाकर देखती है तो उसे दूसरे कमरे से राम और उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज आने लगती है और यह देखते ही अवनी के तो होश उड़ जाते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि जिस लड़के को वह बचपन से पसंद करते हुए आई थी वो किसी और के साथ रिलेशन में है। उसे समझ नहीं आता कि अगर वह दूसरे रिलेशन में था तो उसने इस शादी के लिए हाँ क्यों किया और क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब वह अपने कमरे में आकर बहुत रोने लगती है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां अवनी यह पूरी कहानी उस लड़के को सुना रही होती है। वो लड़का भी उसकी यह कहानी सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो लड़का कैसा होगा जो तुम जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की को छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ समय बिता रहा है। इसके बाद वो उससे कहानी कंटिन्यू करने को कहता है, लेकिन अवनी उससे कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसलिए मैं वापस आकर तुम्हें बताऊंगी। पर जब थोड़ी ही देर बाद अवनी वॉशरूम से बाहर आती है तो हम देखते हैं कि वह आते ही पीछे से उस लड़के का गला घोंटकर उसे मार देती है। और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है चक्र। मूवी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, इससे मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। अब अगले दिन हम अवनी को देखते हैं जो किसी चाय की दुकान के पास जाकर एक गांजे का ब्रांड मांगने लगती है, लेकिन जब वो गांजा अवनी को मिल जाता है तो अवनी उससे कहती है कि
मैंने तो ये ब्रांड नहीं मांगा, मैंने तो प्योर ग्रीन मांगा था। तो वो आदमी उससे कहता है कि प्योर ग्रीन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बंदे का एड्रेस देता हूँ, उसके पास तुम्हें मिल जाएगा। इस तरह से अवनी अब उस बंदे के पास जाकर वो गांजा लेने लगती है। पर यहाँ भी गांजा मिलने के बाद अवनी दोबारा कहती है कि मैंने तो यह ब्रांड नहीं मांगा, मुझे तो मैंगो फ्लेवर चाहिए। तो वो बंदा कहता है कि मेरे पास तो मैंगो फ्लेवर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरे बंदे का एड्रेस बताता हूँ, उसके पास तुम्हें वह मिल जाएगा। इस तरह से अवनी अब तीसरे बंदे के पास जाती है और वहां भी सेम यही सिलसिला चलता है। वो उस आदमी से भी झूठ कहती है कि मुझे ये ब्रांड नहीं बल्कि दूसरा ब्रांड चाहिए। तो वो बंदा भी अब अवनी को किसी अगले बंदे के पास भेजता है जिसके पास ये सभी ब्रांड्स मिलते हैं और वही इन ब्रांड्स को बाजार में बिकवाता था। तो इस तरह आखिर में अवनी इस बंदे के पास आकर उस ब्रांड का गांजा खरीद लेती है। अब उसी वक्त अवनी की फ्रेंड अवनी को कॉल करके कहती है कि अरे सॉरी अवनी, आज रात में तुम्हारे पास नहीं आ सकती, एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए हम यह प्लान किसी दूसरे दिन शिफ्ट कर लेते हैं। और इस बीच जब अवनी फोन पर बात कर रही होती है तो वो गांजा बेचने वाला बंदा अवनी को हवस भरी निगाहों से देख रहा होता है। इसके बाद अवनी उस गांजे के पैकेट को वापस करने लगती है और कहती है कि सॉरी यार, मेरी फ्रेंड नहीं आ रही और मुझे गांजा फूंकने के लिए कंपनी चाहिए, तो मैं इसे किसी और दिन ले जाऊंगी। फिर यह सुनकर वह आदमी कहता है तो कंपनी के लिए क्या मैं आ जाऊं, वैसे भी आज रात में फ्री ही हूँ। अब अवनी थोड़ी देर सोचकर कहती है कि चलो ठीक है, आज रात हम प्लान करते हैं। इसके बाद अवनी उस बंदे को अपने फ्लैट पर लाती है जहां वो बंदा गांजा फूंकने की तैयारी करने लगता है और अवनी तब तक दोनों के लिए जूस बनाने लगती है। अब अवनी इस बीच अभी भी गांजा नहीं लगाती और इस बंदे से कहती है कि मुझे अभी भी वो मजा नहीं आ रहा जो असली माल में आता है। तो यह बंदा अवनी से कहता है कि कुछ देर रुको, इसका असर जल्दी ही होगा। इसके बाद वह अवनी से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है कि क्या तुम फ्लैट में अकेली रहती हो, क्या तुम्हारी शादी हो गई है, हो सकता है अपने बारे में बताते हुए तुम्हें वो मजा आ जाए। तो अब अवनी इस बंदे को भी अपनी वही कहानी सुनाती है जो उस बंदे को सुनाई थी जिसको इसने मारा था, और फिर आगे की कहानी दोबारा कंटिन्यू करती है। हम देखते हैं कि अवनी का हस्बैंड राम दूसरी लड़की के साथ अफेयर में रहते हुए अवनी को इग्नोर करता रहता है। साथ ही वो अवनी के सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल और चैट करता रहता है। फिर इस बीच एक दिन अवनी का वही मामा यानी राम का पिता घर आता है। अवनी यह देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अपने ससुर को राम के बारे में कुछ नहीं बताती। वह ऐसे ही दिखाती है कि जैसे कि ये दोनों आपस में बहुत खुश हैं। फिर एक दिन जब ये दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं तो उस वक्त भी राम के बगल में उसकी गर्लफ्रेंड बैठी होती है, जिसे देखकर बेचारी अवनी अंदर ही अंदर घुट घुट के बहुत अफसोस करने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद जब राम का फादर वापस अपने गांव चला जाता है तो राम दोबारा आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर बुलाता है, लेकिन इस बार अवनी इस बारे में राम से सवाल करने लगती है कि जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की और मुझसे शादी क्यों की। तो यह सुनकर राम अवनी को बहुत बुरा बुरा कहता है और उसे धक्का देकर गुस्से में फ्रिज का सारा सामान निकालकर उसे अंदर बंद करके फ्रिज को लॉक कर देता है। और जब तक राम और उसकी गर्लफ्रेंड कमरे में होते हैं उतनी देर तक अवनी उस फ्रिज में ही होती है। इस बीच बेचारी अवनी के आंसू भी बर्फ बनने लगते हैं और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। अब लगभग 1 घंटे बाद राम उस फ्रिज का दरवाजा ओपन करता है, जिसके बाद अवनी बहुत ही मुश्किल से बाहर आती है। फिर इस हादसे के बाद अवनी एक बहुत बड़ा डिसीजन लेती है। फिर उसी रात राम यह देखता है कि राम के बगल में अवनी मौजूद नहीं है, इसलिए वह उसे हॉल में चेक करने के लिए जाता है। तो एक कमरे में उसे अवनी की आवाजें आने लगती हैं, जिससे राम को अंदाजा लग जाता है कि अवनी इस वक्त किसी आदमी के साथ उस कमरे में है। धीरे धीरे अब हर दिन वह भी वो सब करने लगती है जो राम इतने दिनों से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा था। अवनी भी उस लड़के से फोन पर बात करने लगती है, राम के सामने ही वीडियो चैट करने लगती है। और दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अभी होता है, उसका वही डायरेक्टर दोस्त जिसने उसको शादी से पहले प्रपोज किया था। फिर इसी बीच एक दिन अवनी देखती है कि राम ने अपने हाथ की नस काट ली है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बाद में उसे वजह मालूम होती है कि असल में उसकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है, इसलिए वो उसे छोड़कर चली गई, जिससे परेशान होकर राम ने खुद को खत्म करने का डिसीजन ले लिया। अब अवनी फौरन राम को हॉस्पिटल ले जाकर उसको बचा लेती है और फिर अगले दिन उसे घर ले जाती है। अब रात को अवनी राम के पास आकर उससे कहती है कि राम, बचपन से ही मैं तुम्हें अपना पति मान बैठी थी। तुम्हारे एग्जाम्स होते थे तो मैं मंदिर में जाकर पूजा करती थी, तुम्हें बुखार होता था तो मैं उपवास रखती थी, लेकिन हमारी 10वीं क्लास में जब मुझे यह बात पता चली कि तुम प्रीति से प्यार करते हो तो तभी मेरा दिल टूट गया। हमें उनके बचपन का वीडियो दिखाया जाता है जिसमें अवनी ने यह देखा कि राम असल में उन्हीं की एक दोस्त प्रीति को प्रपोज कर रहा है और अब वही प्रीति ही राम की गर्लफ्रेंड थी जिससे उसकी शादी होने वाली थी। आगे वह राम को बताती है कि 6 महीने पहले अभी नाम का एक लड़का मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन जब तक मैं उसके प्यार को एक्सेप्ट करती तब तक मामा जी ने शादी की बात कर दी और तुमसे शादी करवा दी। उस वक्त तो मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मेरी शादी तुमसे हो रही है, लेकिन शादी हो जाने के बाद जब मुझे पता चला कि तुम अब भी प्रीति के साथ रिलेशनशिप में हो तो मैं बहुत दुखी हुई और पूरी तरह से टूट गई। लेकिन इस बीच मैं चुप इसीलिए रही
क्योंकि तुम खुश थे, पर अब उस प्रीति की शादी होने वाली है। इसीलिए राम, तुम्हारे लिए मैं हूँ। मैं तुमको प्रीति से भी बहुत ज्यादा प्यार करूंगी और कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर अब राम भी बहुत इमोशनल हो जाता है और अवनी को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद यह दोनों एक नई शुरुआत करते हैं और अगली सुबह जब अवनी अपनी नींद से उठकर बाजार जाकर कुछ सामान खरीद कर लाती है, वापस घर आते ही वह जो देखती है उससे उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह देखती है कि राम ने जहर पीकर खुद को खत्म कर लिया है और यह देखकर अब अवनी पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है। अब राम का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसकी सच्चाई अब उसके पिता को भी पता चल जाती है। फिर उसके पिता अकेले में आकर अवनी से कहते हैं कि बेटा, मैं नहीं जानता था कि मेरा बेटा किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़कर तुम्हारी जिंदगी नरक कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है। उसने कभी मुझे इस बारे में बताया भी नहीं, वरना मैं यह शादी कभी नहीं करता। बेटा, अब मुझे लगता है कि मैंने भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। और इस तरह से वह अब अवनी के पैर पकड़कर बहुत रोने लगते हैं। लेकिन अवनी उनसे कहती है कि मुझे पता है कि आपको इस बारे में पहले से कुछ नहीं पता था और मैंने भी आपको जानबूझकर बताया नहीं, क्योंकि अगर बच्चे कुछ भी गलत करते हैं तो माता पिता को अपने ऊपर और अपनी परवरिश के ऊपर शक होने लगता है और मैं आपको ऐसा कुछ भी महसूस करवाना नहीं चाहती थी। इसके बाद जब थोड़ी देर में अवनी नहाने जाने के लिए अपना कबर्ड ओपन करती है तो उसी कबर्ड के नीचे उसे प्रीति की लाश मिलती है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब अवनी फौरन समझ जाती है कि राम ने पहले प्रीति को बुलाकर उसे मार दिया होगा और उसके बाद खुद को खत्म कर दिया होगा। अब अवनी फौरन उस कबर्ड को बंद कर देती है। इसके बाद उसकी समझ में नहीं आता कि अब वह राम के पिता को और अपने पिता को इस बारे में कैसे बताए। इस बीच कहानी एकदम से अचानक प्रेजेंट डे पर आ जाती है, जहां वो गांजा बेचने वाला बंदा ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि ऐसे में तुमने क्या किया होगा, क्या तुमने घर वालों को बता दिया या पुलिस को बुला लिया। लेकिन जब तक अवनी उसे कुछ जवाब देती, इतने में हम देखते हैं कि वह बंदा अब खून की उल्टियां करने लगता है और वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। यानी अवनी ने इस बंदे को यहाँ पर लाते ही उसके जूस में जहर मिलाकर उसको पिला दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। अब दूसरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और तीसरा चैप्टर शुरू होता है, जिसका नाम है समय चक्र, यानी पहले और दूसरे चैप्टर का पूरा नाम। इसके बाद सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है, जहां अवनी सीधा अभी को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है और उसे सारा मामला समझाती है। वो कहती है कि अब मेरे घर में प्रीति की लाश है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्या पुलिस को बुलाया जाए या इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। तो अभी अवनी से कहता है कि नहीं, पुलिस को बुलाने का कोई फायदा नहीं, वरना सारा शक तुम पर ही आ जाएगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो, हम इस लाश को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर दफना देंगे। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा वाला बक्सा है या सूटकेस। तो अवनी के घर में एक बड़ा वाला बक्सा होता है, इसीलिए वह उसे अभी को दे देती है। जिसके बाद वह दोनों प्रीति की लाश को उस बक्से में रखकर किसी सुनसान जगह पर जाकर गड्ढा खोदने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लाश को दफनाने के लिए अभी गड्ढा खोदकर उस बक्से को ओपन करता है तो बक्से में प्रीति की लाश मौजूद नहीं होती, जिससे वह चौंक जाता है। लेकिन अब उसी वक्त अवनी अभी के सर पर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि इस बीच शॉकिंगली प्रीति भी जिंदा होती है। इसके बाद अवनी और प्रीति मिलकर अभी के हाथ पैर बांध देते हैं। फिर उसके होश में आने के बाद अवनी उससे कहती है कि तुम शौक में हो ना कि मुझे सच कैसे पता चला। तो अब सुनो, अब अवनी जो हुआ वो सब उसे बताने लगती है। असल में जब अवनी को प्रीति की लाश के बारे में पता चला तो अवनी सोच रही थी कि मैं इस लाश का क्या करूं, लेकिन एक्चुअली प्रीति उस वक्त जिंदा होती है और वो बस बेहोशी में होती है। होश में आने पर वो कबर्ड का दरवाजा खटखटाते हुए उस दरवाजे को ओपन करवाती है, लेकिन तब तक अवनी ने अभी को फोन कर दिया था। पर अभी के वहां पहुंचने से पहले उस वक्त प्रीति के जरिए अवनी को कुछ शॉकिंग बातें पता चलती हैं। तो होता ये है कि असल में कुछ महीनों पहले अभी ने अवनी को प्रपोज किया था ना, तो अवनी ने उसे अपने बारे में बताया था कि वह बचपन से राम को पसंद करती है और उसी से उसकी शादी होने वाली है। तो ये बात दरअसल अभी को पसंद नहीं आती। अभी ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और होता है। इसके बाद वह अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर राम के घर पर आता है और उसको बहुत मारने पीटने लगता है। अब बेचारे राम को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि यह लोग कौन हैं। वो उनसे पूछता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है। तो अभी उससे कहता है कि तुम जिस लड़की से शादी करने वाले हो ना, वो अवनी मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। फिर तुम उसके साथ शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि वो मजबूरी में तुमसे शादी कर रही है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने उसके बाप को बचाने के लिए पैसे दिए थे और उनसे इस शादी की शर्त रखी थी, इसलिए मजबूरी में अवनी को इसके लिए हाँ करनी पड़ी। जबकि सच तो यह है कि अवनी मुझसे प्यार करती है, इसलिए तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अवनी से शादी कर लो ताकि उसे ऐसा ना लगे कि उसने अपने मामा की बात नहीं मानी। लेकिन शादी के बाद तुम उसके पास आने की कोशिश भी मत करना, बल्कि अवनी को टॉर्चर करके ऐसे दिखाना जैसे तुम कितने बुरे हो, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। फिर जब वह तुमसे परेशान हो जाएगी तो तलाक देकर मेरे पास ही आ जाएगी। इस तरह अभी उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है और अब राम पूरी तरह से मजबूर हो जाता है। इसके बाद राम अपनी फ्रेंड प्रीति को अपने पास बुलाता है और उससे इस काम में उसकी मदद करने के लिए कहता है।
यानी अवनी को ऐसा यकीन दिलाना होगा कि इन दोनों का अफेयर है और राम अवनी को अवॉइड कर रहा है ताकि वह उससे नफरत करने लगे और उसे छोड़ दे। तो इस तरह से यह दोनों ऐसा ही करते हैं और रात को कमरे में जाकर बस ऐसे ही बात करते रहते हैं। जबकि सच बात यह होती है कि राम भी अवनी से दिल से प्यार करता था, लेकिन जब अभि ने उसको बोला कि वो मजबूरी में शादी कर रही है तो उसने अवनी से दूर जाना ही ठीक समझा। उसे लगा कि शायद अवनी ने मजबूरी में शादी की होगी जबकि वो अभि को प्यार करती है। फिर हम देखते हैं कि असल में उस दिन भी जब राम ने अवनी को फ्रिज में बंद किया था तो वो भी उसने अभि के कहने पर किया था। उस रात राम के पास अभि आया था और उसने ही जबरदस्ती ऐसा करवाया था। बेचारा राम फ्रिज बंद करके दोबारा ओपन करने के लिए बहुत तड़पता है, लेकिन अभी उसे दरवाजा ओपन करने ही नहीं देता। यहाँ एक और बात यह है कि स्कूल डेज में राम ने प्रीति को जो अपना लेटर पढ़कर सुनाया था वह असल में प्रीति को कह रहा था कि यह लेटर वह इस तरह से अवनी को सुनाकर प्रपोज करेगा, लेकिन इत्तेफाकन उस वक्त ही अवनी वहां पर आ जाती है और उसे गलत समझ लेती है, जिसके बाद वह उससे दूर होती चली जाती है। खैर फाइनली इस बीच एक दिन अभि का टॉर्चर न सहते हुए राम ने अपने हाथ की नस काट ली और अवनी उसे हॉस्पिटल ले जाकर ठीक करवाकर वापस ले आई। तो उस रात अवनी ने जब अपने मन की सही सही बात राम को बताई तो राम समझ गया कि अभि झूठ बोल रहा है। अवनी असल में राम से ही प्यार करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी, यानी राम बेवजह अपने गिल्ट में ही जी रहा था और अभि उसका फायदा उठा रहा था। इसीलिए अब वो मन ही मन ठान लेता है कि जब अवनी मन से ही उसके साथ है तो उससे अभि को यह सब बता देना चाहिए और उससे अवनी से दूर रहने को कह देना चाहिए। लेकिन सुबह होने के बाद जब अवनी कुछ सामान लाने के लिए बाहर दुकान पर जाती है तो उस वक्त अभि और उसके दो फ्रेंड्स राम के पास आते हैं। आज अभि तलाक के कागज लाकर राम के सामने रख देता है और कहता है कि चलो अब समय आ चुका है, तुमने अपने हाथ की नस क्यों काट ली, तुम्हें सिर्फ अवनी से मना कर देना था कि तुम उसके साथ नहीं रह सकते, चलो अब इन कागजों पर साइन कर दो, मैं तुम दोनों का तलाक करवा देता हूँ। यह सुनकर अब राम उससे कहता है कि मैं इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुमने मुझसे झूठ बोला, अवनी असल में मुझे ही चाहती है, इसलिए मैं उसको अब सच सच बता दूंगा। राम कहता है कि जब मैं और प्रीति साथ में कमरे में होते थे तो वैसे भी अवनी भी तुम्हारे साथ रहने लगी, इसलिए मुझे लगा कि तुम सच बोल रहे हो, इसलिए उसने कल रात अपनी फीलिंग्स बताई, जिससे ये तो साफ है कि अवनी तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है। अभि ने राम को जहर दे दिया और उसे तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक प्रीति राम के घर पर आ जाती है क्योंकि राम ने उसको सुबह ही सब बता दिया था और अब वो उसी के सामने अवनी को सब सच बताने वाला था। पर प्रीति वहां पर उन लोगों को ऐसा करते हुए देख लेती है, इसीलिए अब अभी प्रीति के सर पर वार कर देता है तो प्रीति बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। लेकिन यह तीनों गलती से यह समझते हैं कि प्रीति भी मर गई है। लेकिन तभी अभी देखता है कि अवनी वापस आ रही है, इसीलिए वह प्रीति को एक कबर्ड में बंद करके अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है। इसके बाद जब अवनी अपने घर पर आती है तो प्रीति के होश में आने के बाद वो अवनी को सारी सच्चाई बताती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां सामने बंधे अभि को देखकर अवनी उससे कहती है कि प्यार का असली मतलब उसे हासिल करना नहीं बल्कि उसको आजाद करना है, यानी हम जिससे प्यार करते हैं उसको खुश देखना ही असली प्यार है। और इतना कहते हुए वो उस चाकू को लेकर अभि का गला काट देती है। इसके कुछ महीनों बाद समय चक्र घूमता है और अब अवनी अभि के उन दोनों दोस्तों को अपना शिकार बनाने का प्लान बनाती है। प्रीति उसको बताती है कि उनमें से एक लड़का रोज रात को रेड लाइट एरिया में जाता है और दूसरा लड़का इस शहर का 1 नंबर का ड्रग स्मगलर है। तो इस तरह अवनी पहले उस लड़के को रेड लाइट से पिक करके उसको मार देती है और फिर कुछ हफ्तों बाद दूसरे लड़के को ड्रग के साथ अपने कमरे पर ले जाकर उसे भी मार देती है, जिसके बाद उसका बदला पूरा हो जाता है। अब इसके कुछ ही दिनों बाद अवनी का पिता और राम का पिता अवनी की पसंदीदा डिश बनाने लगते हैं। हम देखते हैं कि फिलहाल में यह दोनों साथ में ही रहते हैं, लेकिन अब शॉकिंग बात यह है कि अवनी भी इस दुनिया में नहीं होती। हमें बताया जाता है कि अवनी ने उन तीनों को मारने के बाद खुद को भी खत्म कर लिया था। इस तरह अवनी और राम के पिता अवनी और राम की यादों में जीते रहते हैं और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।